लेकर आए हैं, जो टॉपिक है आनुवंशिकता और परिवेश का प्रभाव। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने आज के इस टॉपिक पर आए, उसके लिए जानना जरूरी है कि आनुवंशिकता और परिवेश आखिर इन दोनों टॉपिक्स के बारे में एग्जाम में एग्जामिनर क्यों पूछता है, या फिर एक अध्यापक को इन दोनों चीज़ों के बारे में क्यों पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जान लें कि आनुवंशिकता और परिवेश, जिसे हम वातावरण भी कहते हैं, इनके आधार पर ही एक अध्यापक किसी भी बच्चे के लिए उसकी शिक्षा का निर्माण कर सकता है। फ्रेंड्स, इसीलिए बीएड, डीएलएड और जो सीटेट और अन्य किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम हो, उनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि एक अध्यापक के सामने कई प्रकार के बच्चे होंगे, उन बच्चों में किसी की थिंकिंग अलग होगी, किसी के गुण अलग होंगे, तो उसी के आधार पर एक अध्यापक कैसे उन सबको हैंडल करेगा। इसीलिए जो शिक्षक पाठ्यक्रम है उसमें आनुवंशिकता और परिवेश इनको शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले आनुवंशिकता, परिवेश। फ्रेंड्स, इनको जो हम कई नामों से जानते हैं, आनुवंशिकता को वंशानुक्रम भी कहते हैं और इसे नेचर भी कहते हैं, यानी नेचर यानी प्रकृति। प्रकृति यानी जो प्राकृतिक है, जिसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, जो स्वयं निर्मित है और उसको किसी के द्वारा भी निर्मित नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है परिवेश। परिवेश यानी वातावरण। वातावरण यानी जो हमारे आसपास चारों तरफ है, उसको हम नर्चर यानी पालन पोषण के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर एग्जाम में आनुवंशिकता को नेचर और परिवेश को नर्चर के नाम से जाना जाता है, या कई बार क्वेश्चन इसी टॉपिक पर इन्हीं नामों से आ जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेचर यानी आनुवंशिकता, नर्चर यानी परिवेश। तो फ्रेंड्स, हम अपने आज की इस वीडियो के द्वारा ये जानेंगे कि आनुवंशिकता और परिवेश ये दोनों क्या हैं, एक बच्चे के जीवन पर इन दोनों का क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके द्वारा हम कैसे एक बच्चे के लिए आने वाली एजुकेशन का निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम जानेंगे नेचर। नेचर क्या है, यानी आनुवंशिकता क्या है। फ्रेंड्स, अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो आनुवंशिकता या वंशानुक्रम ये ऐसे गुण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होते हैं, यानी बच्चों, माता पिता से बच्चों में और बच्चों से उनके बच्चों में ये ट्रांसफर होते रहते हैं। इनमें किसी भी तरह का बदलाव किया जाना संभव नहीं है। फ्रेंड्स, अब इसमें अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो इसमें चाहे हम वंशानुक्रम में किसी प्रकार की कोई खासियत यानी या फिर कोई बीमारी, कुछ भी हो सकता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना होगा एक हीमोफीलिया रोग के बारे में। फ्रेंड्स, ये रोग ऐसा होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। यदि किसी के फैमिली में कभी मान लीजिए किसी की दादा को ये बीमारी रही हो या दादी को ये बीमारी रही हो, तो वो उनकी जनरेशन में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। इसे ही फ्रेंड्स हम वंशानुक्रम कहेंगे। या फ्रेंड्स, ऐसा मान लीजिए कि किसी के दादा बहुत बड़े योद्धा थे, तो उनमें ये गुण उनकी जनरेशन में भी आगे जाके देखने को मिलेगा। इसे ही फ्रेंड्स हम आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहेंगे। इसे फ्रेंड्स हम नेचर भी कह सकते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है नियम। फ्रेंड्स, नियम से तात्पर्य है कि आनुवंशिकता को समझाने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग शिक्षा वैज्ञानिक कई प्रकार के लोगों द्वारा अनेक अनेक प्रकार के नियम दिए गए। उन नियम के अनुसार ही आने वाली जनरेशन को, यानी आनुवंशिकता के गुण कैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचते हैं, उनका क्या असर पड़ता है, इन सारी बातों के बारे में निर्धारण किया गया। तो उनमें से कुछ नियम कुछ इस प्रकार हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला समानता का नियम, जो सोरेनसन द्वारा दिया गया। फ्रेंड्स, समानता से तात्पर्य है कि जैसे माता पिता होंगे उनकी संतानें भी वैसी ही होंगी। इस नियम का जो प्रमुख आधार था वो यही था। उन्होंने ये कहा कि यदि किसी के माता पिता की हाइट ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि उनके बच्चों की भी हाइट ज्यादा ही होगी। यदि किसी के माता पिता इंटेलिजेंट हैं या मंदबुद्धि हैं तो उनकी जनरेशन भी उन्हीं की जैसी ही होगी। इसी के बाद फ्रेंड्स जो अगला नियम दिया गया वो है विभिन्नता का नियम। फ्रेंड्स, विभिन्नता से तात्पर्य है कि मान लीजिए कि माता पिता तो हैं अच्छी खासी हाइट वाले, तो लेकिन उनकी जो संतानें हैं वो लंबी हाइट की ना होकर के वो छोटे नाटे करके रह गए हैं। फ्रेंड्स, इसका कहीं ना कहीं तात्पर्य इस प्रकार से हो गया कि वो बच्चे अपने माता पिता पर ना जा करके वो अलग ही किसी और पूर्वज के गुण को लेकर आ गए। फ्रेंड्स, सरल भाषा में अगर हम समझे तो इसको हम एक लाइन में इस तरह समझ सकते हैं कि माता पिता पर ना जाकर बच्चा अन्य प्रकार के गुणों को ही ग्रहण कर लेता है। इसके बाद जो अगला नियम है फ्रेंड्स
विभिन्नता के नियम को डार्विन और चार्ल्स, इन दोनों लैमार्क डार्विन और चार्ल्स, इनके द्वारा समझाया गया। इसके बाद फ्रेंड्स बीज कोश की निरंतरता। फ्रेंड्स बीज कोश की निरंतरता का तात्पर्य, सबसे पहले ये जो नियम है ये बीजमैन द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि जो बीज कोश है जिससे बच्चे की उत्पत्ति होती है वो कभी भी समाप्त नहीं होता, वो केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होता रहता है। फ्रेंड्स इस नियम को हालांकि बहुत से आलोचकों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि ये किसी प्रकार से उनके तर्कों में फिट नहीं हुआ। इसके बाद फ्रेंड्स जो अगला और सबसे इंपॉर्टेंट नियम है वो है मेंडल का नियम। फ्रेंड्स मेंडल जो थे एक बॉटनी के प्रोफेसर थे। फ्रेंड्स उन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे फ्रेंड्स, उन्होंने कुछ इस प्रकार किए। एक बहुत बड़ा मटर का गार्डन था। फ्रेंड्स सबसे पहले ये बात ध्यान रखें आप कि मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए वो मटर के पौधे पर किए थे। तो उन्होंने उस बगीचे में बहुत से, फ्रेंड्स ऐसा पॉसिबल होता है कि जब एक बगीचा है उसमें बहुत सारे प्लांट्स तो होंगे ही होंगे, तो उन्होंने उसी में बहुत आसान था और मटर का पौधा उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि हर साल उनको अपनी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट मिलता रहता था। फ्रेंड्स उन्होंने ये देखा कि जो डोमिनेट प्रभाव होता है, यानी कि दो पौधों में एक गुण ऐसा होता है जो डोमिनेट यानी प्रभावी होता है और दूसरा ऐसा होता है जिसका कोई असर नहीं पड़ता, तो उनमें से जो प्रभावी गुण होता है वही बच्चे में आगे देखने को मिलता है। फ्रेंड्स मेंडल के इस नियम को बहुत कई जगह स्वीकार किया गया। उन्होंने कई प्रकार से प्रयोग किए, लंबे पौधों को छोटे पौधों के साथ संकर कराए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो लंबा गुण है वो आने वाली जनरेशन में देखने को मिला। फ्रेंड्स अगर हम सिंपल शब्दों में माने तो उन्होंने अपने नियम के द्वारा ये बात बताई कि जो पौधे हैं या कोई भी व्यक्ति है उन दोनों में यानी माता और पिता, उन दोनों में से जिसके गुण ज्यादा प्रभावी होंगे वही गुण आने वाले जनरेशन में देखने को मिलेगी। इसके बाद अगला नियम था फ्रेंड्स हमारा प्रत्यागमन का नियम। फ्रेंड्स प्रत्यागमन से तात्पर्य कि इसमें माता पिता पर बच्चा बिल्कुल भी नहीं जाता, वो किसी अन्य ही प्रकार के गुण को ग्रहण कर लेता है। जैसे फ्रेंड्स विभिन्नता का नियम वैसे ही प्रत्यागमन का। इसके बाद फ्रेंड्स आगे हम जानेंगे इसमें प्रभाव कि वंशानुक्रम का या आनुवंशिकता का किसी भी बच्चे पर या किसी भी व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव फ्रेंड्स इस पर होता है स्वभाव व व्यक्तित्व। फ्रेंड्स स्वभाव से तात्पर्य यानी अगर किसी के पूर्वज वो वीर प्रवृत्ति के रहे हों तो जाहिर सी बात है कि जो उनकी आने वाली जनरेशन होंगी वो भी वीर प्रवृत्ति की ही होंगी। या अगर हम फ्रेंड्स उनके व्यक्तित्व की बात करें, व्यक्तित्व से तात्पर्य कि कुछ लोग केवल बिजनेस करना पसंद करते हैं या कुछ लोग केवल खेलना पसंद करते हैं या उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो दूसरों की मदद करें, हमेशा अच्छे कामों में ही अपना समय व्यतीत करें, तो जाहिर सी बात है कि ये नियम यही गुण उनकी जनरेशन में भी देखने को मिलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो प्रभाव है वो है बौद्धिक प्रतिभा। बौद्धिक प्रतिभा से तात्पर्य फ्रेंड्स कि जब एक मनुष्य वो बेहद रूप से मतलब बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है, वो हर काम बहुत अच्छे से करता है, तो ये जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं क्वालिटी उसके बच्चे में भी देखने को मिलेगी, जो वंशानुक्रम का एक बहुत गहरा प्रभाव है जो बच्चे पर पड़ेगा। इसके बाद फ्रेंड्स लिंग भेद। फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ध्यान रखने वाली कि लिंग भेद जो होता है यानी जो लिंग का अंतर है वो भी वंशानुक्रम पर भी निर्भर करता है। यानी इसका जो पूरा का पूरा प्रभाव है वो बाद में उसको बदला नहीं जा सकता, वो केवल वंशानुक्रम के द्वारा यानी माता पिता के द्वारा उन्हें क्या फैक्टर्स मिले हैं, क्या उन्हें गुण मिले हैं, उसी के आधार पर भी उनके लिंग का निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला चरित्र। फ्रेंड्स चरित्र से तात्पर्य देखने को कई बार अक्सर ये मिलता है कि अगर किसी के पूर्वज बहुत अच्छे चरित्र वाले रहे हों, जैसा फ्रेंड्स हमने कहा पहले, अगर वो दूसरों की मदद करने में रुचि लेते हैं या वो देश की सेवा करने में रुचि लेते हैं, तो उनकी जनरेशन भी वैसी ही होगी। इसके विपरीत यदि वो लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं या हमेशा दूसरों को परेशान करना ही पसंद करते हैं, तो उनकी जनरेशन भी वैसी ही होगी। इसके बाद फ्रेंड्स सामाजिक स्थिति। फ्रेंड्स सामाजिक स्थिति से तात्पर्य कि जिस प्रकार की स्थिति कोई व्यक्ति अपनी रखता है समाज में, वो ये चाहता है कि सब समाज में उसकी इज्जत करें, उसका मान रखें, उसकी बातों को महत्व दें, तो कहीं ना कहीं यही बात उनके बच्चों में भी आगे जाके विकसित होती है। इसीलिए फ्रेंड्स वंशानुक्रम का प्रभाव एक बच्चे पर या एक व्यक्ति पर बहुत गहरा पड़ता है, जिसको कभी बदला नहीं जा सकता। फ्रेंड्स अगर हम इसे एक नॉर्मल एग्जांपल के द्वारा समझें तो सोचने वाली बात यह है
कि अगर हम एक बबूल का पेड़ बो रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस पर कांटे ही उगेंगे, उस पर कोई आम तो नहीं लगेंगे। इसी प्रकार फ्रेंड्स वंशानुक्रम की भी अपनी स्थिति है। इसके बाद हम आते हैं नर्चर यानी वातावरण या परिवेश की ओर। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि ये क्या है। फ्रेंड्स, नर्चर यानी वातावरण ये एक ऐसी चीज है जिसमें रहने के बाद बच्चा पूरी तरह से अपने वातावरण के गुण ग्रहण कर लेता है। अब फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। कई केसेस में बहुत सी रिसर्च ऐसी की गई है, उनमें ये साबित किया गया है कि वंशानुक्रम में चाहे जो भी हो, लेकिन उसका जो प्रमुख असर है पूरा का पूरा उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले जानने वाली ये बात जरूरी है कि वातावरण का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले उसकी बुद्धि पर प्रभाव। फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसके माता पिता एकदम मंदबुद्धि हैं, वो ना तो पढ़ना लिखना पसंद करते हैं, ना ही वो इसमें कोई रुचि लेते हैं, या ना ही वो इसके योग्य हैं। फ्रेंड्स, अगर उनकी संतान को किसी ऐसे परिवेश में रखा जाए जहां पर हमेशा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, केवल पढ़ाई की बातें ही की जाती हैं, या वो केवल ऐसे ही संसाधन उपयोग करते हैं जो केवल पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है वो बच्चा भी उन लोगों के बीच में रह करके उनके जैसा ही बनेगा, वो आगे चल के शिक्षित बनेगा। और फ्रेंड्स, इसको ही पूरी तरह से साबित किया गया। कई प्रकार की रिसर्च कैसे की गई, जिनमें अगर देखा गया कि कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, उनकी संतानों को एक बहुत अच्छे माहौल में पाला गया, लेकिन उनका आपराधिक प्रवृत्ति जो थी वो कहीं भी उन बच्चों में देखने को नहीं मिली, वो पूरे के पूरे उस वातावरण के अनुसार ढल गए। इसके बाद अनाथ बालकों पर प्रभाव। फ्रेंड्स, अब ऐसा देखा जाता है कि बहुत से बच्चे होते हैं, अनाथ होते हैं बेचारे, तो कुछ बच्चे जिनको अनाथ आश्रम नहीं मिल पाता या इन्हें कोई देखने वाला नहीं होता, उनकी परवरिश ऐसे हालातों में होती है जो बहुत कठिन होते हैं। उन्हें जीवन से लड़कर अपना स्ट्रगल आगे जारी रखना पड़ता है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं उनमें जो अच्छा खासा कोई सही राह पकड़ लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो बुरी राह पकड़ लेते हैं। इसके विपरीत यदि उन्हीं बच्चों को अनाथ आश्रम मिल जाता है, कोई ऐसे गार्डियन मिल जाते हैं जो उनके अच्छे से देखभाल करे, उनको प्यार करे, उनको स्नेह दे, तो ऐसे वातावरण में जब वो बच्चा पलेगा तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व लेकर सामने प्रकट होगा। फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स सिंपल भाषा में हम समझें तो पूरा का पूरा प्रभाव उसके वंशानुक्रम से कोई मैटर नहीं करता। मैटर यहाँ कर रहा है वातावरण, यानी ऐसा नहीं है फ्रेंड्स वंशानुक्रम का कोई रोल नहीं है, लेकिन वातावरण का प्रभाव बहुत ज्यादा बच्चे की व्यक्तित्व पर पड़ा। इसके बाद जुड़वा बालकों पर प्रभाव। फ्रेंड्स, जुड़वा बालकों से तात्पर्य है कि ये रिसर्च की गई थी जिसमें 2 जुड़वा बालक लिए गए थे। एक बच्चे को गांव के परिवेश में रखा गया और दूसरे बच्चे को शहर के परिवेश में। जब उन दोनों बच्चों पर रिसर्च की गई यानी स्टडी की गई, तो ये पता चला कि जो शहर वाला बच्चा था वो तेज, चालाक और एकदम माइंडेड यानी शिक्षित, एजुकेशनल, इस तरह की क्वालिफिकेशन वाला बंदा रहा। लेकिन जो गांव में रहने वाला बच्चा था वो किसानी गुण और किस तरह से नेचर के बीच रह करके अपने जीवन यापन कर सकते हैं, इस तरह की प्रवृत्ति वाला वो बच्चा रहा। तो इसका ये असर देखा गया कि वातावरण ने उन दोनों को, बिल्कुल भले ही वो अलग अलग रहे, लेकिन वहां एक स्थान पर अलग प्रभाव डाला और दूसरे स्थान पर अलग। भले ही उनके वंशानुक्रम एक जैसे रहे, लेकिन वातावरण अलग होने के कारण उनका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया। इसके बाद व्यक्तित्व प्रभाव। फ्रेंड्स, इसका भी सिंपल यही लॉजिक है कि यदि एक बच्चे को जो ऐसे वंशानुक्रम से बिलोंग करता है जिसके माता पिता अपराधी प्रवृत्ति वाले हैं या बहुत अच्छी प्रवृत्ति वाले हैं, तो उनको अगर उनकी विपरीत परिस्थिति में उनको पाला जाए तो उसका असर उनके स्वभाव पर भी विपरीत ही पड़ेगा। यानी अगर एक चरित्रवान माता पिता की संतान को एक ऐसे माहौल में, मान लीजिए उसे कोई उठाकर ले जाए और वो कहीं खो जाए, माता पिता को ना मिल पाए और वो बेचारा संघर्ष करता हुआ ऐसे माहौल में पलता है जहां उसके लिए लाइफ जीना बहुत ही मुश्किल हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं एक अपराधी प्रवृत्ति उसमें विकसित हो जाएगी। जबकि एक ऐसा बच्चा हो जिसके माता पिता चरित्रहीन हो और उन्हें किसी ऐसे परिवेश में पाला जाए जहां बहुत अच्छे लोग रहते हो, बहुत सभ्य समाज हो, तो वहां उस बच्चे का जो पूरा व्यक्तित्व है वो पूरा का पूरा सभ्य ही रहेगा। इसके बाद शारीरिक अंतर पर प्रभाव। फ्रेंड्स, ये बात सबसे ज्यादा देखने वाली है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि शारीरिक अंतर यानी जिस तरह का एरिया होता है उसका का पूरा असर व्यक्ति के पूरे फिजिकल स्ट्रक्चर पर पड़ता है। अब आप लोग देखते होंगे जो पहाड़ी लोग होते हैं उनकी स्किन
वो काफ़ी गोरे होते हैं और उनकी जो ठंडा वातावरण है उसका असर उनके व्यक्तित्व पर पड़ा, यानी उनकी पर्सनैलिटी पर पड़ा। और जबकि ऐसा स्थान जो बहुत गर्म है उसका असर भी उन लोगों की व्यक्तित्व पर पड़ेगा, यानी कि वो लोग कैसे दिखेंगे। बहुत से लोग उनमें से काले दिखते हैं क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट गर्म है, उनकी स्किन भी उसके कारण झुलस जाती है और उनकी स्किन काली हो जाती है। फ्रेंड्स, मुख्य बात यह है कि जैसे वातावरण में व्यक्ति रहेगा वो वैसा ही बनकर उभरेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा ये ध्यान देने वाली है कि जैसे अब मान लीजिए कोई बच्चा विदेश में रहता है, तो सिंपल सी बात है, अगर वो विदेश में रहता है और वहाँ इंग्लिश बोली जाती है तो वो बचपन से ही इंग्लिश बोलना जान जाता है, उसको किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही कोई बच्चा भारतीय है और वो भारत में ही रहता है और ऐसे स्थान पर है जहाँ हिंदी, तमिल, गुजराती, नेपाली किसी भी तरह की भाषा हो तो वो अपने ही इन भाषाओं को ग्रहण कर लेगा। इसके बाद बालक का चहुमुखी विकास। फ्रेंड्स, चहुमुखी से तात्पर्य है कि जो चारों तरफ से विकास हो, यानी केवल एक चीज पर विकास ना हो, हर ओर से उसका विकास हो। इसका एक एग्जांपल ये है फ्रेंड्स कि एक बार एक बच्चे को भेड़िया उठाकर ले गया। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा भी होगा मोगली की कहानी, लेकिन ये एक रिसर्च में भी साबित किया गया कि उस बच्चे को जो भेड़िया उठाकर ले गया वो 11-12 साल तक बच्चा वहीं रहा उन जंगली जानवरों के साथ ही। जब उसको बच्चे को वहां से लाया गया, उसे खोजा गया, तो वो उसका जो पूरा का पूरा व्यक्तित्व है वो उन जंगली जानवरों की तरह ही था। ना तो उसमें समझ थी, इंसानों वाली समझ थी, ना ही वो बोलना जानता था और ना ही वो कपड़े पहनना जानता था और ना ही किसी भी तरह का कोई खाना वगैरह ठीक से खाना जानता था। तो वो पूरा का पूरा भले ही था तो वो एक मनुष्य, लेकिन बन गया वो एक पूरा जंगली जानवर। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों ही एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी के लिए बराबर रूप से जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है कि वंशानुक्रम कम इंपॉर्टेंट है या वातावरण कम इंपॉर्टेंट है, वो दोनों ही बराबर हैं। अगर ये दोनों बैलेंस्ड रहेंगे तभी एक कुशल व्यक्तित्व का निर्माण हो पाएगा। और एक अध्यापक के लिए आवश्यक है कि जब भी वो किसी बच्चे को पढ़ाने बैठे तो उसकी गुण अवगुण, उसकी सारी क्षमता और अक्षमता, इन सारी बातों को ध्यान में रखें। पूरा केस स्टडी करके उसके बाद वो बच्चे को उसकी परेशानियों को दूर करें, उसे समझने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। ये टॉपिक इतना बड़ा है कि अगर इसमें हम शाम तक की बात करें तो भी शायद ये खत्म ना हो। फिर भी फ्रेंड्स, हमने कोशिश की है इस टॉपिक को आप सभी के लिए शॉर्ट में लाने की। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली बार एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें और पूरा मन लगाकर सेफ रहकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।